Hello everyone, this is Nivedita and again I welcome you all to my YouTube channel. So finally अब हम पहुंच गए हैं नाउन के लास्ट पार्ट में, दैट इज़ नाउन प्रैक्टिस सेशन सेट 2. इसमें नाउन से ही रिलेटेड कुछ और बातें आज हम देखेंगे. सबसे पहले आपके सामने 2 स्लाइड्स आएंगी जिनका स्क्रीनशॉट लेकर आप उन्हें खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और फिर उसके बाद आप आंसर्स को टैली करिएगा. तो ये रही आपकी पहली स्लाइड एंड दिस इज़ द सेकेंड वन. इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली न्यू हो सकती हैं बट कहीं ना कहीं वो ज़रूरी भी हैं, इसलिए इस वीडियो में उसे रखा गया है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. पहला सेंटेंस, व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड. अब इस सेंटेंस का मीनिंग निकालें तो हम कहना चाह रहे हैं कि जब मैं रूम में एंटर हुआ तो मैंने देखा कि एक सांप जो था वो ज़मीन पर रेंग रहा था. तो मीनिंग वाइज तो ये सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन एक शब्द होता है इंग्लिश में ग्राउंड जिसका मतलब ज़मीन ही होता है, बट एक और शब्द होता है इंग्लिश में दैट इज़ फ्लोर जिसका मतलब भी ज़मीन होता है. अब इन दोनों शब्दों में कोई ना कोई डिफरेंस तो होना चाहिए और बिल्कुल होता है. जो ग्राउंड होता है जिसे हम ज़मीन कह रहे हैं दैट इज़ द अर्थ, दैट मीन्स जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, उसे हम कहते हैं ग्राउंड. लेकिन जब बात आती है फ्लोर की तो जो बिल्डिंग के अंदर की ज़मीन होती है उसे हम कहते हैं फ्लोर. और सेंटेंस क्या कह रहा है, व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं कमरे में एंटर हुआ तो मैंने देखा कि ज़मीन पर सांप रेंग रहा था. तो वो जो ज़मीन है वो बिल्डिंग के बाहर की ज़मीन नहीं है, बिल्डिंग के अंदर की ज़मीन है और बिल्डिंग के अंदर की ज़मीन को हम फ्लोर कहते हैं, ना कि ग्राउंड. बाकी जो बाहर की ज़मीन है, जो पृथ्वी से जुड़कर कोई भी चीज़ बनी है, वो हमारी ग्राउंड है. लेकिन उससे ऊपर कोई भी चीज़ है तो उसे हम कहते हैं फ्लोर. शायद यही कारण है कि सबसे नीचे वाले फ्लोर को हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है. तो ग्राउंड मतलब भी ज़मीन, फ्लोर मतलब भी ज़मीन, बट घर के अंदर की ज़मीन इज़ फ्लोर और घर के बाहर की ज़मीन इज़ ग्राउंड. नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. द ऑफिसर, द प्यून एंड द क्लर्क आर ब्रदर्स एंड मस्ट वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सेंटेंस कह रहा है कि इन तीनों को साथ में काम करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो मीनिंग वाइज तो सेंटेंस ठीक है, बट थोड़ा सा समझते हैं. जो ब्रदर होता है उसका प्लूरल ब्रदर्स ही होता है, बट यही ब्रदर का प्लूरल एक शब्द और होता है ब्रदरन. अब ये जो ब्रदर्स और ब्रदरन है इनमें एक डिफरेंस होता है छोटा सा, वो ये, जब ब्लड रिलेशंस में हम भाई कहना चाह रहे होते हैं तब हम यूज़ करते हैं ब्रदर्स, लेकिन जब सोसाइटी के मेंबर्स को हम आपस में भाई कहना चाह रहे होते हैं तब हमें यूज़ करना होता है ब्रदरन. शायद यही कारण है कि हम ऐसा कह देते हैं द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स आर ब्रदरन. तो उनमें जो आपस में भाईचारा है, जो आपस में वो भाई भाई हैं, तो दैट भाई इज़ नॉट ब्लड रिलेशन बट स्टिल दे आर भाई, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रदरन. तो यहाँ पे हमें बोलना चाहिए था द ऑफिसर, द प्यून एंड द क्लर्क आर ब्रदरन. बाकी ब्रदर्स हम ब्लड रिलेशन में भाइयों के लिए यूज़ कर लेते हैं. नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. शी इज़ माई कज़िन सिस्टर. अब बोलने में शायद ये सही लग रहा हो बट रिटन में तो ये गलत ही होता है और स्पोकन में भी गलत होता है. फिर भी अगर आप बोलते वक्त बोल रहे हैं तो दैट इज़ ओके, बट लिखते वक्त कज़िन के साथ ना तो ब्रदर लिखा जाता है और ना ही सिस्टर, क्योंकि कज़िन का मतलब ही होता है या तो भाई या तो बहन. तो जो कज़िन है वो चचेरा भाई या चचेरी बहन, ममेरा भाई या ममेरी बहन को हम कहते हैं. दूसरी बात, सेंटेंस में ऑलरेडी मेंशन है कि वो शी है, तो शी से ही पता चल जाएगा कि वो लड़की है, तो भी आपको यहाँ पे सिस्टर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी. तो हमें सिंपली कहना होता है शी इज़ माई कज़िन. सिस्टर शब्द को आपको यहाँ से हटाना है. तो कभी भी कज़िन ब्रदर और कज़िन सिस्टर ना तो बोलना चाहिए ना तो लिखना चाहिए. नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. इट वॉज़ अ बिग ब्लंडर बट वी इग्नोर्ड इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटी. अब यहाँ पे एक शब्द यूज़ हुआ है ब्लंडर, जिसका मतलब ही होता है बड़ी गलती, मतलब बिग मिस्टेक. तो जब हम पहले ही बिग मिस्टेक बोल रहे हैं तो दोबारा से ये बिग लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी. अगेन इट इज़ सुपरफ्लुअस एरर. सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का उपयोग करना एक ही मीनिंग के लिए, दैट इज़ कॉल्ड सुपरफ्लुअस. तो यहाँ पे हमें बिग को हटाना होगा. तो इट वॉज़ अ ब्लंडर या फिर आप कहिए इट वॉज़ अ बिग मिस्टेक. नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान आर नॉट एज सीरियस एज इंडिया. ये सेंटेंस बोलते वक्त बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि इसका मीनिंग हम अपने हिसाब से ही निकाल लेते हैं कि जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं वो उतनी सीरियस नहीं है जितनी कि इंडिया है. अब प्रॉब्लम यह है कि हम बात पाकिस्तान की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की, और कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, इंडिया से. तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स उतनी सीरियस नहीं है जितनी कि इंडिया है, जबकि प्रॉब्लम्स का कंपैरिजन प्रॉब्लम से होना चाहिए. तो हमें कहना था कि द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान आर नॉट एज सीरियस एज द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पे पोजेशन हमारा मिसिंग है. अब या तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगाओ या तो फिर आप प्रेपोजिशन ऑफ लगाओ.
तो हम कह सकते थे द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान आर नॉट एज सीरियस एज इंडियाज़, या फिर एज दोज ऑफ इंडिया। रिमेंबर यहाँ दोज लिखना होगा क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है और प्रॉब्लम्स एक से ज़्यादा हैं, इसलिए दोज। एक होता तो हम लिखते दैट ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंसेज एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होनी चाहिए, बट हमारी नाउन तो सिंगुलर है, तो हमें कुछ ऐसा लिखना होगा कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आए, क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे मिनिस्टर्स में से किसी एक मिनिस्टर के रेसिडेंस में वो रुका था। अब बहुत सारे रेसिडेंस में तो नहीं रुक सकता ना। अगर आप सोच रहे हो कि रेसिडेंसेस तो प्लूरल लिखा है, तो वो बहुत सारे रेसिडेंसेस में नहीं रुका था, एक ही में रुका था, लेकिन वो बहुत सारे मिनिस्टर्स में से किसी एक मिनिस्टर के रेसिडेंस में रुका था। तो हमें कुछ ऐसा लिखना चाहिए था, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। तो वो कहाँ पे गया था? बहुत सारे मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर के घर गया था और फिर वहीं पर वो सारी रात रुका था। तो वन ऑफ के बाद आपका नाउन प्लूरल हो गया और वो कहाँ पे रुका था? रेसिडेंस में रुका था। आगे बढ़ते हैं। द शर्मास हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2012। अब ध्यान रखिए, जब कभी भी हम फैमिली को डिनोट करना चाहते हैं सरनेम से, तो उसे हम प्लूरल में लिख रहे होते हैं विदाउट एपोस्ट्रोफी। सो द शर्मास हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2012। तो यहाँ पे जो शर्माज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस शर्मा फैमिली के सारे लोगों को। तो कभी भी जब सरनेम से पूरी फैमिली को डिनोट किया जाता है तो उसको हम प्लूरल में लिख रहे होते हैं बिना एपोस्ट्रोफी को लगाए। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। माई ब्रदर इज एन एलुमनी ऑफ IIT दिल्ली। एलुमनी का मतलब होता है फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ एनी स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अब ध्यान रखिए, माई ब्रदर सिंगुलर है और एक ही की बात हो रही है, लेकिन ये जो एलुमनी वर्ड होता है ये प्लूरल होता है। इसका सिंगुलर क्या होता है? दैट इज एलुमिनस। तो याद रखिए, सिंगुलर होता है एलुमिनस और प्लूरल होता है एलुमिनाई। और अगर इसको भी हम डिटेल में देखें तो मैस्कुलिन के लिए यूज़ होते हैं ये एलुमिनस और एलुमिनाई। फेमिनिन के लिए क्या यूज़ होता है? तो फेमिनिन के लिए दो अलग से शब्द होते हैं, दैट इज एलुमिना इज़ फॉर सिंगुलर एंड एलुमिनी इज़ फॉर प्लूरल। तो ध्यान रखिए, ये दोनों पर्टिकुलरली मैस्कुलिन के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये दोनों फेमिनिन के लिए। हालांकि एलुमिनी वर्ड आजकल लोग कॉमनली यूज़ कर लेते हैं मेल फीमेल दोनों के लिए, पर इनमें अंतर होता है। तो अगर आपको डिफरेंस पता हो तो आप सोच समझ के ही इन शब्दों का यूज़ करिए। आई एम श्योर आपके लिए ये चीज़ न्यू थी एंड आई होप आपने कुछ नया ही सीखा होगा इस वीडियो के ज़रिए। आगे बढ़ते हैं। राहुल एट 2/3 ऑफ द पिज्ज़ा एंड गेव द रेस्ट टू प्रियंका। दैट मीन्स राहुल ने उस पिज्ज़ा का 2/3 हिस्सा खा लिया और बाकी का प्रियंका को दे दिया। अब समझ में तो आ गया सेंटेंस, बट इंग्लिश में कुछ चीज़ों को लिखने का एक तरीका होता है। यहाँ पे जब कभी भी हम इस तरीके के फ्रैक्शन को दिखाते हैं तो अगर पहला वाला शब्द प्लूरल होता है तो दूसरे को हमें प्लूरल में लिखना पड़ता है। दैट इज़ हम लिखेंगे 2/3। वहीं अगर हमें 1/3 कहना होता तो हम लिखते 1/3 ONE1THIRD। और अगर हमें 3/4 कहना होता तो इंग्लिश में उसे लिखा जाता है 3/4। फोर्थ में S लगता है, मतलब पहला शब्द सिंगुलर तो दूसरा शब्द भी सिंगुलर और पहला शब्द प्लूरल तो दूसरा शब्द भी प्लूरल लिखना होता है। ये फ्रैक्शन को लिखने का तरीका होता है। तो कभी भी 1 को छोड़कर अगर पहला शब्द कोई सा भी हुआ तो आपको सेकंड वाला जो शब्द होता है फ्रैक्शन का उसे प्लूरल में लिखकर दिखाना होता है। अदरवाइज 1 होगा तो वो तो सिंगुलर होगा और उसके बाद फिर आप 1/3, 1/5 या 1/10 बोल सकते हो। लेकिन 9/10 कहना है तो यू हैव टू से 9/10 TENTHS। सो द आंसर इज 2/3 ऑफ द पिज्ज़ा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स आर वर्किंग ऑन सम ऑफ द प्रेस्टिजियस पोस्ट। अब इस सेंटेंस में तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही होगी क्योंकि स्पोकन में भी हम इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं। अब ध्यान रखिए, यहाँ एक शब्द यूज़ हुआ है फैमिली। फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है जो कहीं ना कहीं मेंबर्स से ही बनती है। परिवार जो बनता है वो सदस्यों से ही बनता है। तो कभी भी आप फैमिली के बाद मेंबर्स नहीं लिख सकते दोबारा से। तो आपको क्या कहना चाहिए था? ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। तो मेंबर्स ऑफ द फैमिली होता है, फैमिली मेंबर्स कहना गलत होता है। अगले पे आते हैं। देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। मतलब सेंटेंस कह रहा है कि इस कंपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है, क्योंकि प्लेस का हिंदी मीनिंग तो जगह ही होता है। तो उस हिसाब से शायद हमें सेंटेंस सही लग जाए, बट इंग्लिश कहती है कि यहाँ पे आएगा रूम। देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। अब आप सोचेंगे कि रूम का मतलब तो कमरा होता है, तो कंपार्टमेंट में कमरा नहीं है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? सो लेट मी मेक इट क्लियर।
इंग्लिश में 3 वर्ड्स को लेकर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, एक रूम, एक स्पेस और एक प्लेस। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ स्पेस क्यों नहीं आया, तो समझिएगा, रूम का मतलब सिर्फ कमरा नहीं, रूम का मतलब कोई भी ऐसी जगह जिसको हम ऑक्यूपाई कर सके, दैट इज़ कॉल्ड रूम। जैसे जब हम नया घर खरीदते हैं या बनाते भी हैं तो वो खाली रहता है, उसको जब आप बोलते हो कि यहाँ पे हमने किचन का सामान रख दिया तो दैट बिकम्स किचन रूम, या आपने बेड रख दिया तो दैट बिकम्स बेडरूम। मतलब रूम वो जगह है जिसको हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और स्पेस एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जिसको हम ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। स्पेस मतलब जो हमारा यूनिवर्स है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो स्पेस ही है जिसको कभी भी आप भर नहीं सकते। अब किसी ने बोला कि कार में जगह नहीं है, तो आप ये नहीं बोलोगे देयर इज़ नो स्पेस इन माई कार, क्योंकि अगर आप देखो तो कार में 4 या 5 लोगों को बिठाने के बाद भी बहुत स्पेस रहती है। ड्राइवर के आगे स्पेस रहती है, आपके पैरों के पास स्पेस रहती है, जो कहीं ना कहीं आप कभी भर नहीं सकते। तो स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं किया जा सकता, लेकिन रूम एक ऐसी चीज़ को बोल रहे हैं, एक ऐसी जगह को बोल रहे हैं दैट कैन बी ऑक्यूपाइड। और रही बात प्लेस की, तो ये प्लेस हम लोकेशन बताने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हमने कहा भोपाल इज़ अ नाइस प्लेस, तो वहाँ पे वो सिटी या उस लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए हम बोलते हैं प्लेस या जगह। तो याद रखिए, रूम मतलब कोई भी ऐसी जगह जिसको भरने की बात चल रही हो, दैट कैन बी ऑक्यूपाइड। स्पेस यू कैन नॉट ऑक्यूपाई, कोई भी रैंडम सी जगह को भी हम स्पेस कहते हैं जिसे भरा ना जा सके। और जो प्लेस होता है वो जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम कहना चाह रहे थे कि कंपार्टमेंट में किसी के बैठने के हिसाब से जितनी जगह हमें चाहिए है वो नहीं है, तो इट शुड बी विथ देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, या देयर इज़ नो रूम टू सिट इन द कार। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ पुट योर साइन हियर। अब सेंटेंस में कोई एरर लग नहीं रही होगी, बट ध्यान देना, एक वर्ड होता है साइन, एक होता है सिग्नेचर। हालांकि साइन का 1-2 मतलब और भी होता है, जिसे हम सिंबल वगैरह भी कह सकते हैं या चिन्ह वगैरह भी कह सकते हैं, बट यहाँ जिस साइन की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ दस्तखत वाला। तो ध्यान रखिए, साइन एक वर्ब होता है और सिग्नेचर एक नाउन होता है। तो सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर या दस्तखत, और साइन मतलब हस्ताक्षर करना या दस्तखत करना। तो अब आप सोचिए कि सेंटेंस में हमने ऑलरेडी एक वर्ब लगाया है, तो दोबारा से हमें वर्ब की ज़रूरत नहीं थी, हमें चाहिए था नाउन। दूसरी बात, योर एक एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के बाद नाउन आती है, ना कि वर्ब। तो दोनों एंगल से ये सेंटेंस हमारा गलत है। हमें कहना चाहिए था प्लीज़ पुट योर सिग्नेचर हियर, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं प्लीज़ साइन हियर। तो 2 तरीके से सुधारा जा सकता है इसे, या तो साइन को हटाकर सिग्नेचर कर दो, या तो सेंटेंस को ही पूरा चेंज कर दो कि प्लीज़ साइन हियर। आप वहाँ से पुट योर को हटा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। द प्रिंसिपल गेव हिम पनिश फॉर टेलिंग अ लाई। नाउ अगेन, पनिश एक वर्ब होता है, पनिश मतलब सज़ा देना, और एक शब्द होता है पनिशमेंट जो कि एक नाउन होता है। अब सेंटेंस में अगेन हमने पहले से बोल दिया द प्रिंसिपल गेव, प्रिंसिपल ने दिया उसको, तो पनिश का मतलब सज़ा दिया होता है, सज़ा देना होता है। तो प्रिंसिपल ने दिया उसे सज़ा दिया, तो प्रिंसिपल ने उसे सज़ा दिया नहीं दिया, प्रिंसिपल ने उसे सज़ा दिया। तो हमें यहाँ पे सिर्फ सज़ा कहना था, एक्शन नहीं करवाना था, तो हमें चाहिए यहाँ पे पनिशमेंट, या फिर हम कह सकते हैं द प्रिंसिपल पनिश्ड हिम। मतलब सेंटेंस 2 तरीके से सुधारा जा सकता है यहाँ पर भी, या तो आप पनिशमेंट लिख लो, या तो फिर आप सेंटेंस को चेंज कर दो द प्रिंसिपल पनिश्ड हिम करके। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ही इज़ अ टॉल जेंटलमैन। अब एक छोटी सी चीज़ ध्यान देना, जेंटलमैन कोई पर्सन नहीं है, एक्चुअली में किसी पर्सन के कैरेक्टर को दिखाती है, किसी के बिहेवियर को दिखाती है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा सभ्य है तो उसे हम जेंटलमैन कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मैनर्स या एटिकेट्स होते हैं, तो वो जेंटलमैन की कैटेगरी में हम उसे रखते हैं। अब जेंटलमैन या किसी कैरेक्टर या बिहेवियर लंबा या छोटा तो नहीं हो सकता, तो या तो आप टॉल हटा दीजिए, या तो अगर आपको कहना है कि वो लंबा आदमी है तो फिर जेंटल को हटा दीजिए। तो इसके भी 2 तरीके से करेक्शन हो सकते हैं, या तो हम कह दें ही इज़ अ टॉल मैन, जेंटल को रिमूव करके, या फिर ही इज़ अ जेंटलमैन, क्योंकि जेंटलमैन पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, पर्सन के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरीके से मेल के लिए हम जेंटलमैन शब्द का यूज़ करते हैं, वैसे ही फीमेल के लिए एक शब्द यूज़ हो जाता है लेडी। तो अगर आप रिस्पेक्ट के तौर पर किसी को बोलना चाहते हो तो आप कह सकते हो शी इज़ सच अ लेडी, दैट मीन्स वो उसके कैरेक्टर को या उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि शी इज़ सच अ लेडी, मतलब बहुत ही अच्छी औरत है वो। सो जेंटलमैन मेल के कैरेक्टर के लिए यूज़ हो जाता है और लेडी फीमेल के कैरेक्टर के लिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। आगे बढ़ते हैं। आई लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब याद रखिए 2 शब्द होते हैं, एक होता है फ्रूट, एक होता है फ्रूट्स।
जो फ्रूट होता है वो जो खाने वाला फल होता है उसे कहते हैं, और जो फ्रूट्स होता है वो मेहनत के फल को कहा जाता है। हम जिस चीज़ की यहाँ बात कर रहे हैं वो खाने वाला फल है, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रूट। सो आई लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अगले सेंटेंस पे देखें तो हमने कह दिया एवरीबडी गेट्स द फ्रूट ऑफ हिज डूइंग्स। हर किसी को अपनी करनी का फल या अपने कर्म का फल मिलता है। तो यहाँ पे जिस फल की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ फ्रूट्स, ना कि फ्रूट। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है, इसलिए जब हम खाने वाले फल की बात करते हैं तो फ्रूट कहते हैं, और जब मेहनत के फल की बात करते हैं तो उसे फ्रूट्स कहा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आए, आई वेंट टू द नेशनल पार्क वेयर आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ लायंस। नाउ यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन हमने यूज़ किया है अ फ्लॉक, लेकिन लायंस के ग्रुप को हम फ्लॉक नहीं प्राइड कहते हैं। तो याद रखिए, आपको कुछ कलेक्टिव नाउन्स भी पता होने चाहिए कि किसके ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो लायंस के ग्रुप को हम कहते हैं प्राइड ऑफ लायंस। नेक्स्ट सेंटेंस पे आए, वी सॉ अ जोकर एट द सर्कस। अब आप सोचेंगे इस सेंटेंस में क्या एरर है, तो एक छोटी सी चीज़ समझने की कोशिश करना। जिन शब्दों में हम ER लगाते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है उस नाउन को जो वो चीज़ कर रहा है। जैसे कि जो पढ़ाता है उसे हम कहते हैं टीचर, वन हु टीचेस, या डांसर वन हु डांसेस, सिंगर वन हु सिंग्स। वैसे ही जोकर उसे कहते हैं वन हु जोक्स। तो जो जोक्स सुनाकर हंसाता है दैट इज़ कॉल्ड जोकर। और सर्कस में जिसको देखकर हम हंस रहे होते हैं या एंजॉय कर रहे होते हैं दैट पर्सन इज़ कॉल्ड क्लाउन। याद रखिए, जिसे सर्कस में देखकर हम हंसते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ क्लाउन। तो जोकर, वन हु जोक्स, ये कोई भी हो सकता है, सर्कस में हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली सर्कस में हम जिसे देखकर खुश हो जाते हैं वो जोकर नहीं, उसे क्लाउन कहा जाता है, दैट इज़ CLOWN। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, द टीचर्स वर आस्क्ड टू चेक द आंसर शीट्स इन द प्रेजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। अब एक शब्द होता है प्रेजेंट, एक होता है प्रेजेंस। प्रेजेंट के 3 मतलब होते हैं, एक उपस्थित, एक वर्तमान और एक तोहफा। हम फिलहाल यहाँ बात कर रहे हैं उपस्थित की। तो अगर हमने बोला शी इज़ प्रेजेंट मतलब वो उपस्थित है, तो सेंटेंस क्या कह रहा है कि टीचर से कहा गया था कि वो आंसर शीट्स जो हैं वो प्रिंसिपल की उपस्थित में चेक करें। तो भाई वो प्रिंसिपल की उपस्थित में चेक करने नहीं कहा गया था, प्रिंसिपल की उपस्थिति। तो हमें यहाँ पर चाहिए था नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज़ प्रेजेंस। तो आंसर विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रिंसिपल। ध्यान रखिए, स्पेलिंग से भी फ़र्क पड़ता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी फ़र्क पड़ता है। इंग्लिश में हर शब्द का अपना अपना काम है, अपना अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच है। किसी भी शब्द को आप किसी भी दूसरे शब्द की जगह यूज़ नहीं कर सकते या उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते। तो जहाँ उपस्थित कहना है वहाँ उपस्थिति काम नहीं आएगी, और जहाँ उपस्थिति कहना है वहाँ उपस्थित शब्द भी काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, समझना। सेंटेंस क्या कह रहा है कि ऑफिसर ने कहा था कि उसने अप्रिशिएट किया था। किसको अप्रिशिएट किया था? हो सकता है उसके स्टाफ्स को अप्रिशिएट किया हो, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। पर अगर उसने स्टाफ्स को अप्रिशिएट किया है तो फिर ये कमिंग क्या है? कमिंग भी तो एक नाउन है, इसे हम कहते हैं जेरेंट। V1 + ING जब नाउन का काम करती है तो उसे जेरेंट कहते हैं। अब या तो उसने स्टाफ को अप्रिशिएट किया है या तो आने को अप्रिशिएट किया है। तो अगर आने को अप्रिशिएट किया है तो ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और अगर स्टाफ को अप्रिशिएट किया है तो ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। बट एक्चुअली में उसने ना स्टाफ को अप्रिशिएट किया है ना आने को, उसने स्टाफ के टाइम पर आने को अप्रिशिएट किया है। तो स्टाफ के टाइम पर आने को, तो यहाँ पे हमें पोजेशन लगानी थी, दैट इज़ स्टाफ्स कमिंग। तो उसने अप्रिशिएट किया था उसके स्टाफ का टाइम पर आना और उसे कोऑपरेट करना। तो ना आने को अप्रिशिएट किया है ना स्टाफ को, स्टाफ के टाइम पर आने को अप्रिशिएट किया था। तो स्टाफ्स कमिंग बोलेंगे हम, स्टाफ में आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। इसी से मिलता जुलता एक और सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेंटेंस में हर किसी का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने एक और सेंटेंस रखा है, माई फादर डज़ नॉट लाइक हिम कमिंग। समझना, अगर मेरे फादर उसे पसंद नहीं करते हैं तो सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट हो जाता है कि माई फादर डज़ नॉट लाइक हिम, मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे कमिंग लिखा है, तो हो सकता है मेरे फादर को आना नहीं पसंद है, तो ये भी ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो अगर मेरे फादर को आना नहीं पसंद है तो हिम नहीं आना चाहिए, और अगर मेरे फादर को वो नहीं पसंद है तो कमिंग नहीं आना चाहिए। तो दो दो ऑब्जेक्ट हम कैसे लगा रहे हैं? तो यहाँ पर ये जो कमिंग है ये नाउन है जिसे हम जेरेंट कह रहे हैं यहाँ पर। तो अगर मेरे फादर को आना नहीं पसंद है तो माई फादर डज़ नॉट लाइक कमिंग, और अगर मेरे फादर को वो नहीं पसंद है तो माई फादर डज़ नॉट लाइक हिम।
लेकिन ना तो हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे फादर को वो नहीं पसंद, और ना तो हम ये कह रहे हैं कि मेरे फादर को आना नहीं पसंद। हम कहना चाह रहे हैं कि मेरे फादर को उसका आना नहीं पसंद है। उसका मतलब अगेन हमें यहाँ पर पोजेशन दिखानी है, उसका। तो यहाँ पे जो नाउन है, नाउन के पहले हमें लगाना है एक एडजेक्टिव। तो जो हिम है वो एडजेक्टिव नहीं है, वो एक प्रोनाउन है। तो हम क्या बोलेंगे, माई फादर डज नॉट लाइक हिज कमिंग, उसका आना। जैसे हम कहते हैं आई डू नॉट लाइक हिज गोइंग टू द क्लब, मुझे नहीं पसंद है उसका जाना। वो नहीं पसंद है ये नहीं कह रहे, उसका जाना नहीं पसंद है, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो कभी भी जेरेंड के पहले एडजेक्टिव लगाना होता है, पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव नाउन। तो हमें एक्चुअली में हिम को उठाकर हिज करना था कि मेरे फादर को उसका आना नहीं पसंद है। तो कभी भी जो V1 + ing होते हैं उन्हें हम जेरेंड कहते हैं, और जेरेंड के पहले एडजेक्टिव आते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव या फिर पजेसिव नाउन। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मी शी इज़ राइट। अब ये इसका ट्रांसलेशन करें तो मेरे हिसाब से वो सही है। ये सेंटेंस तो मेरे हिसाब से भी सही है, बट जब कभी भी हम बोलते हैं कि मेरे हिसाब से या मुझे ऐसा लगता है, जब कभी भी आप कोई ऐसी चीज़ कह रहे हो कि आपके हिसाब से ऐसा है, आपको ऐसा लगता है, तो उसके लिए आप अपनी ओपिनियन शो कर रहे होते हो, ना कि वो चीज़ आप परमानेंटली बोल रहे होते कि ऐसा ही है। आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए जो करेक्ट फ्रेज होता है दैट इज़ इन माई ओपिनियन शी इज़ राइट। मुझे लगता है या मेरे हिसाब से वो सही है। अकॉर्डिंग टू मी कह देने से वो चीज़ परमानेंट हो जाती है कि ऐसा ही है। हाँ, किसी और के द्वारा कोई चीज़ कही गई है कि उनके हिसाब से तो ऐसा ही है, तो फिर आप अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू माई टीचर, अकॉर्डिंग टू माई फादर कह सकते हो। लेकिन जब आप अपनी राय किसी के सामने रखते हो तो उसके लिए आपको यूज़ करना होता है इन माई ओपिनियन। अगले पे आते हैं, व्हाट इज़ योर गुड नेम। अब हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो अक्सर लोग हिंदी में पूछते हैं आपका शुभ नाम क्या है। अब अगर किसी का नाम गुड है मतलब किसी का नाम बैड भी होता होगा, बट एक्चुअली में नोबडी हैज़ अ बैड नेम, एवरीबडी हैज़ अ गुड नेम। तो कभी भी आपको इंग्लिश में ये गुड शब्द कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली कहिए व्हाट इज़ योर नेम। लास्ट सेंटेंस पे आते हैं, आई सॉ अ बैड ड्रीम यस्टरडे। मैंने कल एक बुरा सपना देखा था। ट्रांसलेशन के हिसाब से तो ये भी ठीक है और स्पोकन में भी ये चल जाता है, बट इंग्लिश के पास एक और बहुत अच्छा शब्द होता है बुरे सपने के लिए, दैट इज़ अ नाइटमेयर। तो अगर आपको कभी कहना है कि आपने सपना देखा पर बुरा सपना देखा, तो बुरा सपना के लिए एक शब्द आप यूज़ कर सकते हो, आई सॉ अ नाइटमेयर। सो यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का सेशन, प्लस नाउन का टॉपिक भी। आई होप आपने इस वीडियो के ज़रिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।